हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं मिल्टी गुरु। आज हम बायोकेमिस्ट्री का नया चैप्टर कार्बोहाइड्रेट्स को चालू करेंगे। इसका हैंड रिटन नोट्स आपके अपने टेलीग्राम चैनल मिल्टी गुरु पे पहले से अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ जाएं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे जा सकते हैं, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए या फिर टेलीग्राम पे मिल्टी गुरु सर्च करें, वहाँ से आपको मिल जाए चैनल। इसका पहले से नोट्स उपलब्ध है, ठीक है। तो हम चालू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर अपना आज कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए, सिंपली क्वेश्चन यहाँ पे होता है कि आखिर ये कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, ठीक है। तो हम नाम क्या है इसका, देखिए कार्बोहाइड्रेट्स मतलब बोल सकते हैं ना कि हाइड्रेट ऑफ कार्बन। इसमें दो आता है, एक आता है कार्बन, एक आता है हाइड्रेट। मतलब बोल सकते हैं क्या चाहिए, हम बोल सकते हैं कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अब यहाँ पर हाइड्रेट्स और कार्बन आया तो यहाँ कौन कौन सा एलिमेंट यूज होगा, तो इंपॉर्टेंट क्या होगा, कार्बन यूज होगा, क्योंकि कार्बन में कार्बन आता है। हाइड्रेट मतलब हाइड्रोजन यूज होगा और ऑक्सीजन यूज होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए, एक उसका इसका एक जनरल फॉर्मूला आया। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2O होल एन। ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला सही नहीं है, बट पहले मतलब कि जब शुरू में कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया गया था तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या दिया गया था, CnH2NO। यहाँ एन क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। हम देख सकते हैं कि जो इसका जनरल फॉर्मूला वो क्या होता है, CnH2O होल एन होता है। बट जैसे सपोज देखिए होता है, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज फॉर्मूला को पता है क्या, C6H12O6 है। अगर इसमें तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, C6H2O होल 6। देखिए आ गया C6H12O6। जो पहले के साइंटिस्ट थे वो सिंपली उनको लगा कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स है ना वो इस फार्मूला बैठ जा रहा है, ठीक है। तो वो क्या किया ना, CnH2O होल एन फार्मूला दे दिया कि यही आपका मतलब कि कोई भी कंपाउंड जो इस फार्मूला बैठ जाएगा वो क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। बट ये बात क्या होता है, गलत होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि नन का मतलब कि ये कार्बोहाइड्रेट से लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड कार्बोहाइड्रेट है क्या, बिल्कुल नहीं है। एसिटिक एसिड ये कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, ये क्या है, ये आपको एसिड है, ठीक है। बट इसके जो फॉर्मूला जैसे इसका होता है C3H6O3। तो अगर इसको हम देखेंगे तो ये भी तो बैठ रहा है ना, ये C3H2O होल 3 इस पे बैठ जा रहा है ना। तो बट ये कार्बोहाइड्रेट है क्या, नहीं है ना। तो हम इसी तरीके से बोल सकते हैं कि इस लैक्टिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, ये दोनों कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है बट इस फार्मूला पे बैठ रहे हैं, ठीक है। तो एक तो इसको गलत प्रूफ करने का ये तरीका मिल गया हमको, प्लस कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जैसे डायमोहेक्सोज या फिर डीऑक्सीराइबोज, ये दोनों क्या, ये दोनों कार्बोहाइड्रेट हैं बट इस फार्मूला पे नहीं बैठ रहे हैं, बट इस फार्मूला पे नहीं बैठ रहे हैं। तो यहाँ से हम एक चीज़ निकालें कि ये जो CnH2O होल एन है ये कार्बोहाइड्रेट्स का रियल फार्मूला नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए एक और आपको पढ़िए है कि आखिर कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। तो हम बोल सकते हैं कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इस तीनों को मिला करके जो भी कंपाउंड बन रहा है वो मेरा क्या है, कार्बोहाइड्रेट होगा। अब जो इसके फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो दो होता है, या तो वो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि एल्डिहाइड या कीटोन होता क्या है, तो आप पढ़े होंगे कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ये होता है। और एल्डिहाइड में क्या होता है, यहाँ पेच होता है। 12th में लोग पढ़े हैं ना कि एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप का जो होता है डिनोमिनेशन वो ऐसे करते हैं, और कीटोन कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रेट्स का या तो एल्डिहाइड फॉर्म में रहेगा या फिर कीटोन फॉर्म में रहेगा। अगर एल्डिहाइड फॉर्म में रहेगा तो क्या बोलेंगे, हम एल्डोज बोलेंगे, ठीक है। अगर कीटोन फॉर्म में रहेगा तो क्या बोलेंगे, हम कीटोज बोलेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ पर? सिंपली देखिए, जैसे एल्डिहाइड ग्लूकोज या फिर गैलेक्टोज, ये मेरा क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड में आएगा। वही अगर आप फ्रुक्टोज का यू में किस में आएगा, कीटोन में आएगा। आगे जैसे देखते एग्जांपल देखेंगे समझ में आएगा। मैं सिंपली बोल सकते हैं कि जो मेरा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनेगा ना उसमें लास्ट में क्या आएगा, CHO आएगा, ठीक है। और अगर वही हम फ्रुक्टोज का बनाते हैं उसमें क्या आएगा, C O CC साइड में कोई अदर एलिमेंट आएगा, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि अगर किसी भी कार्बोहाइड्रेट में अगर कीटोन ग्रुप आता है तो हम क्या बोलेंगे, कीटोज बोलेंगे। और अगर एल्डिहाइड ग्रुप आता है क्या बोलेंगे, हम एल्डोज बोलेंगे। कोई दिक्कत? अब एक क्वेश्चन सिंपली आता है ना कि जिनके बच्चे होते हैं ना वो शुगर में और कार्बोहाइड्रेट में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि शुगर क्या होता है और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। देखिए, हम सिंपली बोल सकते हैं कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि वाटर में सॉल्यूबल होंगे और टेस्ट कैसा रहेगा उनका, स्वीट रहेगा, वो मेरा क्या रहेगा, शुगर। मतलब बोल सकते हैं कि ऑल कार्बोहाइड्रेट्स जो क्या है वाटर में सॉल्यूबल हो और
स्वीट उनका टेस्ट, वो मेरा क्या होगा, शुगर होगा। तो यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन क्या निकलता है ना कि ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट शुगर बट ऑल शुगर आर कार्बोहाइड्रेट। कोई दिक्कत, मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद कर सकते हैं कि जितना भी कार्बोहाइड्रेट है ना वो शुगर नहीं है। क्यों, रीज़न क्या, हम क्या बोले कि शुगर, शुगर किसको कहते हैं, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो मेरा क्या है, वाटर सोल्यूबल हो और स्वीट टेस्ट हो तो शुगर बोलेंगे। तो यहाँ से आया कि जितने भी शुगर है ना वो सब के सब कार्बोहाइड्रेट तो होंगे, बट जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सब शुगर नहीं होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो यहाँ देखिए वही लिखा हुआ, यहाँ पर आपको लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा कि जो मेरा शुगर होता है वो क्या होता है, वैसा कार्बोहाइड्रेट जो कि वाटर में क्या हो, सोल्यूबल हो और टेस्ट कैसा उसका, स्वीट उसका टेस्ट हो। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट में आते हैं ये यहाँ से हमारा क्वेश्चन आपको बनेगा तो यहीं से बनेगा। कार्बोहाइड्रेट होता क्या, देखिए 3 तरह का होता है, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड। अब देखते होता क्या क्या है। नाम में क्या है, मोनोसेक्राइड, ध्यान दीजिए नाम क्या है, मोनोसेक्राइड। देखिए सिंपली हम बोलते हैं मोनोसेक्राइड। यहाँ मोनो मतलब क्या होता है, 1, ठीक है। दूसरा मेरा क्या था, ओलिगोसेक्राइड। ओलिगो मतलब जनरली हम 2 to 10 ले लेते हैं, ठीक है, 2 और मेरा क्या होता है, पॉलीसेक्राइड मतलब मोर देन 10। अब देखिएगा यहाँ क्या है, मोनोसेक्राइड हम बोल सकते हैं कि 1 शुगर मतलब सिंपल शुगर। अगर इसका मतलब ये हुआ कि वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसका हम लोग हाइड्रोलाइसिस करें तो वो एक ही मोनोमर में टूटे। सपोज ये कार्बोहाइड्रेट है, इसका हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, वो मेरा क्या होगा, मोनोसेक्राइड होगा। जैसे गैलेक्टोज, दूसरा नाम क्या है इसका, मिल्क शुगर। यहाँ इंपॉर्टेंट याद करना, ये मेरा गैलेक्टोज है ना वो हमारा सिंथेसिस कहाँ पे होता है, मेमोरी ग्लैंड में। कहाँ पे होता है, मेमोरी ग्लैंड में। कोई दिक्कत। फ्रुक्टोज मेरा क्या है, कॉमन शुगर। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसका अनदर नेम भी याद होना चाहिए। जो गैलेक्टोज है उसका दूसरा नाम क्या है, मिल्क शुगर। जो मेरा फ्रुक्टोज है उसका दूसरा नाम क्या है, कॉमन शुगर। फिर इसका एग्जाम्पल याद करना जरूरी है कि मोनोसेक्राइड का एग्जाम्पल क्या क्या होता है, गैलेक्टोज होता है, फ्रुक्टोज होता है, राइबोज होता है, डीऑक्सीराइबोज होता है और ग्लूकोज होता है। मैं सिंपली बोल सकते हैं सपोज ग्लूकोज है, ग्लूकोज का अगर हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो कुछ छूटेगा क्या, नहीं। ग्लूकोज सिंपलेस्ट फॉर्म में है ना, जो मेरा डीऑक्सीराइबोज है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, राइबोज मेरा किस में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अगर इस लोग का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये लोग नहीं टूटेगा। कोई दिक्कत, इसलिए इसका नाम क्या है, मोनो मतलब क्या होता है, एक ही शुगर से बना हुआ। कोई दिक्कत। में नेक्स्ट क्या आता है, ओलिगोसेक्राइड। देखिए जनरली हम लोग पढ़ते हैं कि मोनोसेक्राइड, बाइसेक्राइड, बट ओलिगोसेक्राइड क्या होता है ना कि उसमें 2 से 10 यूनिट टूट सकता है। मतलब बोल सकते हैं कि अगर कोई कार्बोहाइड्रेट का हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये हो सकता है कि 2 शुगर में टूट जाए या फिर 3 शुगर में टूट जाए। मतलब 2 से लेकर के 10 शुगर तक ये टूट सकता है। मतलब कि वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसको हाइड्रोलाइसिस करे तो 2 to 10 यूनिट में टूटे, वो मेरा क्या होगा, ओलिगोसेक्राइड। देखिए ये शुगर हो गया सॉरी ये सुक्रोज हो गया। तो सुक्रोज को जब हम लोग क्या कहते हैं कि हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो किस में टूटेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ध्यान दीजिएगा आपका इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है कि जो मेरा सुक्रोज है अगर इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे किस में टूटेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। जो मेरा लैक्टोज है इसका करते हैं हाइड्रोलाइसिस किस में टूटेगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। जो मेरा माल्टोज है अगर इसका हाइड्रोलाइसिस करते किस में टूटेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। जो मेरा रेफिनोज है वो किस में टूटेगा, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज में। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए इंपॉर्टेंट है आपको याद होना चाहिए सुक्रोज लैक्टोज, ये तो हम देखिए हम ये तो याद आता है सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, रेफिनोज क्या है मेरा, ओलिगोसेक्राइड है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि किस में टूटता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब लास्ट ये मेरा क्या है, पॉलीसेक्राइड। मतलब कि अगर किसी कार्बोहाइड्रेट का हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो मोर देन 10 यूनिट में टूटेगा। मतलब जो सपोज कि क्या कहते हैं, कोई एक्स मेरा क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, इसका हाइड्रोलाइसिस किए, हो सकता है ये ए में, बी में, सी में, डी में, ऐसे मोर देन 10 यूनिट। मतलब या फिर यही बोल सकते हैं ना कि मोर देन 10 यूनिट मिल करके 1 यूनिट को बनाएगा ना, वो मेरा क्या है, पॉलीसेक्राइड है। एग्जाम्पल इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। इंपॉर्टेंट मेरा क्या है, स्टार्च है और सेलुलोज है, ये हमें याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा कि मेरा क्या है, मोनोसेक्राइड। कार्बोहाइड्रेट का 3 था, क्या क्या था, मोनोसेक्राइड था, ओलिगो था और पॉली था। हम ये तीनों पढ़ लेंगे, हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा पहला मेरा क्या है, मोनोसेक्राइड। देखिए
क्या लिखा हुआ है, हम सब कुछ पढ़ा चुके हैं। कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज, मतलब कि मोनोसेक्राइड को अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे मोनोसेक्राइड का तो वो किसी भी फॉर्म में नहीं टूटेगा। रीजन क्या है, ये तो खुद सिंपल शुगर है, टूटेगा ही नहीं। और इसको कुछ याद कीजिएगा, क्या बोलते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो दो फॉर्म में रहता है, या तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन, एल्डोज या कीटोन। अगर वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें 3 कार्बन हो, हम क्या बोलेंगे, ट्राइओज बोलेंगे। वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें 4 कार्बन हो, क्या बोलेंगे, टेट्रोज। अब 5 है तो पेंटोज, 6 है तो हेक्सोज, ठीक है। जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए आयन, उसमें 5 वाला होता है। देखिए, अगर वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें 3 कार्बन है, ठीक है, बट जो ग्रुप मेरा क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, बोलेंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, ग्लिसरॉल्डिहाइड। और ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है। रीजन क्या है ना कि 2 कार्बन का कोई कार्बोहाइड्रेट बनता ही नहीं, कम से कम 3 कार्बन चाहिए हमें, किसके लिए, कोई कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करने के लिए। तो मेरा सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट क्या चाहिए होगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर इसी में क्या कहते हैं, कीटोन लग जाए, ये सिंपल समझिएगा होता चलता कैसे है। अभी आपको कोई डायग्राम बताएंगे ग्लूकोज का, उसमें समझिएगा कि कोई भी ये कार्बोहाइड्रेट होगा, तो अगर इसमें हम ऐसे लगा दें, इसके नीचे एक और कार्बन कुछ भी लगा दे, लाइन से कर दे, ठीक है, तो ये मेरा कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप हो गया। हम क्या करें, इसी को ना हम ऐसे लिख देते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड ओ कर दे, इस कार्बन को उठा के इधर कर दे, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ, इधर एच, इधर सी, इधर सी। तो ये मेरा क्या हो गया कि ये क्या कहते हैं, ये कि एल्डिहाइड हो गया, ये मेरा क्या कीटोन हो गया, ठीक है। आप पढ़े होंगे, आगे पढ़िएगा आइसोमर, तो ये जो हमारा एल्डिहाइड कीटोन होता है ना, वो एक अलग आइसोमर होता है, आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ देखिए, सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, जो मेरा क्या कहते हैं कि पाँच शुगर का, तो जो मेरा 4 शुगर का उसको क्या बोलेंगे हम, एथ्रोज। मतलब कि अब ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें 4 कार्बन, उसमें क्या बोलेंगे, इरिथ्रोज बोलेंगे। अगर वही कार्बोहाइड्रेट कीटोन के फॉर्म में है, क्या बोलेंगे हम, इरिथ्रोलोज बोलेंगे। अगर वैसा कार्बोहाइड्रेट 5 क्या बोलेंगे, राइबोज, राइबोलोज, सेम चलेगा, ठीक है। मैं और जो हम पढ़ते हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, तो मैं ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज जब देखिएगा स्ट्रक्चर, उसमें उसमें क्या आता है, एल्डिहाइड आता है, बट फ्रुक्टोज में क्या आता है, कीटोन आता है। तो इंपॉर्टेंट मेरा क्या है यहाँ पर, राइबोज वाला पूछता है, रीजन क्या है, अपरेंड ये आरएनए में राइबोज वाला उसमें आता है। और मेरा 6 कार्बन क्या है, ग्लूकोज, इसका फॉर्मूला याद है, C6H12O6। यही रीजन है कि फ्रुक्टोज का फॉर्मूला भी क्या रहेगा, जो ग्लूकोज का फॉर्मूला है वही फॉर्मूला फ्रुक्टोज का भी रहेगा, बट उसके स्ट्रक्चर में चेंज रहेगा। ये दोनों आपस में क्या है, आपस में आइसोमर्स है, ये आपस में क्या है, आइसोमर्स है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए, अब यहाँ से 2 चीज़ें जो कि आपको रटने वाला है सिंपली। क्वेश्चन क्या है, पेंटोज विच कॉन्स्टिट्यूट अ पार्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जानते हैं न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, डीएनए, आरएनए। मतलब बोल रहा है कि वैसा पेंटोज जो कि न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होता है। आंसर क्या करेंगे, राइबोज या फिर डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी राइबोज से क्या बनेगा, डीएनए बनेगा। राइबोज से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। ये क्या हो जाएगा। फिर दूसरा ये बोलता है कि नैनोज विथ बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो बस हम याद करें, क्या बोलेंगे, न्यूमेरिक एसिड। कोई दिक्कत। चलिए, अब देखिए, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट हम जब आते हैं ओलिगोसेक्राइड पे, मतलब कि जो मेरा दूसरा पार्ट है, उससे पहले हम कुछ पढ़ेंगे आइसोमर्स के बारे में। रीज़न क्या है कि आप ये पढ़िएगा तभी आपको जल्दी समझ में आया कि कैसे कैसे काम हो रहा है। चलिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म देखेंगे। पहला मेरा क्या है, स्टीरियो आइसोमर। चलिए, स्टीरियो आइसोमर आने से पहले हम आपसे ये पूछ जाते हैं कि आइसोमर क्या होता है, समझते हैं आइसोमर्स क्या होता है, व्हाट इज आइसोमर्स। आइसोमर क्या होता है, देखिए, हम आइसोमर बोलते हैं कि वैसा 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर जिसका मॉलिक्यूलर वेट या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, बट स्ट्रक्चर क्या हो, अलग अलग हो। जैसे सपोज कि ये देखिए, अगर हम सिंपल समझा रहे हैं, अगर हम ये किसका बन गया, मेथ एथ प्रो ब्यूटीन बन गया। इस ब्यूटीन को हम ऐसे भी ले सकते हैं ना, ये दोनों आपस में क्या है, ब्यूटीन ही है, बट दोनों का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, सेम ही होगा। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम ही होगा, ठीक है। बट दोनों का स्ट्रक्चर क्या हुआ, चेंज हो गया ना। यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ पे, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ पे है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, आइसोमर हो गया। अब 12th में पढ़ के आएंगे, बहुत सा आइसोमर होता है, ठीक है। तो उसमें देखेंगे, उसमें पहला आइसोमर क्या हम पढ़ेंगे, स्टीरियो आइसोमर, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर क्या होता है, देखिए, सिंपली हम बोल सकते हैं कि सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन देयर स्पेटियल कॉन्फ़िगरेशन। मतलब सिंपली देखिए होता है, पहले उससे पहले ये समझिए कि एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, आप ये समझ जाइएगा। व्हाट इज एसिमेट्रिक कार्बन। देखिए, अगर कोई कार्बन है, हमें पता है कार्बन का कितना वैलेंस, 4 वैलेंस होता है। मतलब कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। तो अगर कोई कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ठीक है, और चारों जो जिस ग्रुप लगा हुआ है वो अलग अलग ग्रुप होगा,
चारों ग्रुप क्या होगा, आपस में अलग अलग होगा, तो ये कार्बन मेरा क्या होगा, ये कार्बन मेरा होगा एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है, या फिर कायरल कार्बन, कायरल कार्बन। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब देखिए ये क्या होता है कि सपोज कि क्या करते हैं कि हम दो स्ट्रक्चर बना लिए, ठीक है, ये देखिए ये स्ट्रक्चर बना लिए, यहाँ पर ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, डी हो गया। दूसरा क्या है कि इसमें हम यहाँ पे ए कर दिए, यहाँ पे सी कर दिए, यहाँ पे बी कर दिए, यहाँ पे डी कर दिए। तो इस दोनों का जो 3D स्ट्रक्चर होगा, इस दोनों का जो 3D स्ट्रक्चर होगा उसमें क्या होगा, चेंज होगा। अभी आपको देखा ठीक है ऐसे ऐसे होगा, बट इसका जो आप देखिएगा 3D देखिए, 3D दोनों का 3D स्ट्रक्चर क्या होगा, चेंज होगा। तो वैसा आइसोमर्स मतलब वैसा फॉर्मूला जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो, सेम हो, बट उसके 3D कन्फिगरेशन में क्या हो, चेंज हो, तो हम क्या बोलेंगे, स्टीरियो आइसोमर, ठीक है। और स्टीरियो आइसोमर होने के लिए हमारा कार्बन कायरल कार्बन होना बहुत जरूरी है, हमारा कार्बन कायरल कार्बन होना बहुत जरूरी है, कायरल सेंटर या फिर कायरल कार्बन। मतलब कि बोल सकते हैं कि स्टीरियो आइसोमर वही कंपाउंड शो करेगा जिस कार्बन में क्या होगा, मेरा कायरल कार्बन होगा, या फिर बोल सकते हैं एसिमेट्रिक कार्बन होगा। कोई दिक्कत? मतलब अगर हमसे पूछे क्या ये जो कंपाउंड है, सपोज ये कंपाउंड है, क्या ये कंपाउंड आपको शो करेगा स्टीरियोआइसोमर? कभी नहीं करेगा। रीज़न क्या है, क्या ये जो कार्बन है, ये कार्बन मेरा क्या कहते हैं कि कायरल कार्बन है क्या? नहीं है ना, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। रीज़न क्या है कि यहाँ भी ये दोनों ग्रुप क्या हो गया, मेरा सेम हो गया, तो कभी भी ये अब मेरा स्टीरियोआइसोमर शो नहीं करेगा। कोई दिक्कत? चलिए अब जो मेरा स्टीरियोआइसोमर है ना, वो आपको होता है दो तरह का, एक होता है क्या, ज्योमेट्रिक आइसोमर, एक क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमर। देखिए सिंपल ज्योमेट्रिक आइसोमर क्या होता है, हम सिंपली बोल सकते हैं कि कार्बन में आपको पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन में डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। कोई दिक्कत? तो कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, तो इस डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के कारण कार्बन में रोटेशन, जो सपोज कार्बन है ना, ये तो आपस में ये आपस में घूमेगा, इसके रोटेशन में क्या आता है, रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, मतलब ये दोनों आपस में घूम नहीं पाता अच्छे से, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक आइसोमर। यहाँ क्या बोल रहा है कि कार्बन डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड आने के कारण रोटेशन नहीं हो पाता। आप खुद सोचिए ना, सपोज ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसके भी डबल बॉन्ड आ जाए, तो जब घुमाएंगे हम तो ये क्या होगा, ये तो रुक जाएगा ना। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कार्बन का ये बॉन्ड दो बॉन्ड है, यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, अब जब दोनों घूमेगा तो ये दोनों आपस में क्या होगा, आपस में टकरा जाएगा, क्या घूम पाएगा, नहीं घूम पाएगा, तो बीच में रुकावट आ गया ना, तो इसी रुकावट को क्या बोलेंगे हम, इसी रुकावट का क्या कौन सा आइसोमर आता है, ज्योमेट्रिक आइसोमर आता है, ठीक है। अब देखिए ज्योमेट्रिक आइसोमर दो होता है, सिस ट्रांस। देखिए सिंपली सिस क्या होता है, अगर सेम साइड सेम ग्रुप हो, अगर सेम ग्रुप हो तो हम क्या बोलेंगे, सिस, और अगर वही ग्रुप अपोजिट में है क्या बोलेंगे हम, ट्रांस। कोई दिक्कत? या सिंपली बोल सकते हैं क्या कि ये, अब बताइए इस दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, क्या बोलेंगे हम इसका, C2A2B2 बोलेंगे, इसको भी क्या बोलेंगे, C2A2B2। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मतलब मॉलिक्यूलर वेट सेम है, बट दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। एक मेरा क्या है, सिस है, एक मेरा क्या है, ट्रांस है। सिंपली याद कीजिएगा, अगर सेम साइड तो सिस, अगर अपोजिट साइड तो ट्रांस। कोई दिक्कत? अब ये इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट मेरा क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है, सिंपली याद कीजिए, देखिए क्या होता है, वैसा आइसोमर जो कि आपस में क्या हो, मिरर इमेज हो। अब क्वेश्चन आता है मिरर इमेज क्या होता है, मिरर इमेज क्या होता है। देखिए सपोज कि हम ऐसे बोलते हैं, ऊपर लाइन ये कार्बन है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। कोई दिक्कत? अगर इसका हम क्या कहते हैं कि इसके सामने एक मिरर डाल देते हैं तो कैसा बनेगा इमेज, ऐसा ही बनेगा। सी है, इसके सामने बी आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा, ए तो वही रहेगा, सी भी वही रहेगा, और डी किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या है, आपस में ये दोनों क्या है, मिरर इमेज। आपस में क्या है, दोनों मिरर इमेज है। मतलब वैसा कोई कंपाउंड को रख दिए, सामने मिरर रख दिए, ऐसा इमेज बनेगा, तो यहाँ पर मिरर इमेज होगा। तो हम बोलेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है, मिरर इमेज तो होता है, बट आपस में सुपर इम्पोजिबल नहीं होता। मतलब बोल सकते हैं कि नॉट अ सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। अब क्वेश्चन ये आता है ये सुपर इम्पोजिबल क्या आता है, कोई देख क्या लिख रहा है, मिरर इमेज तो है बट सुपर इम्पोज नहीं कर। देख सुपर इम्पोज क्या होता है, सुपर इम्पोज मतलब हुआ कि ये आपस में दोनों मिरर इमेज है, अगर इसको उठा करके हम इस पे डालते हैं तो क्या आपस में ये कोइंसाइड कर जाएगा, बिल्कुल नहीं करेगा। जब इसको उठा के यहाँ डालेंगे, ठीक है, AC तो मेरा कट जाएगा, यहाँ मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ मेरा D आ जाएगा, यहाँ मेरा क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। तो क्या आपस में कोइंसाइड किया, बिल्कुल नहीं किया। तो ये दोनों आपस में सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज नहीं है।
कोई दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत यहाँ तक? जैसे ये हाथ हो गया, मैं सपोज कि मेरा ये एक हाथ हो गया और ये एक हाथ हो गया, बीच में मिरर डाल देते हैं, तो ये आपस में मिरर इमेज तो है, बट अगर इसको उठा के डालेंगे हम तो क्या सुपर इम्पोज कर रहे? नहीं कर रहा है ना। ये देखिए, ये मेरा अंगूठा इधर निकल जा रहा है, ये इधर निकल जा रहा है, तो ये दोनों आपस में मिरर इमेज तो है, बट सुपर इम्पोज मिरर इमेज बिल्कुल नहीं है। तो वही लिख रहा है कि ऑप्टिकल इसमें किसको बोलते हैं कि वो मिरर इमेज तो होगा बट वो आपस में सुपर इम्पोज नहीं करेगा। देखिए, इसका भी क्या कंडीशन है कि हमारे पास क्या होना चाहिए? कायरल कार्बन होना चाहिए। आपको बताया कायरल कायरल कार्बन क्या होता है? वही सेम चीज़ कि वैसा कार्बन जिस पे चारों ग्रुप पे अलग अलग क्या हो, अलग अलग ग्रुप लगे हो। अब देखिए, इसका दो होता है फॉर्म, एक होता है डी आइसोमर, एक होता है एल आइसोमर। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने बात, जितना लिखा हो बस उतना ध्यान दीजिए। देखिए, एक होता है स्मॉल डी स्मॉल एल, ये अलग है, आगे पढ़ाएंगे। डेक्स्ट्रो, ये आपको हो गया डेक्स्ट्रो और लिबो, बट ये डी और ये एल अलग अलग है। इसमें सिंपली आपको ये याद करना है कि जो मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप होता है किसी भी कार्बोहाइड्रेट में, फिर किसी भी कंपाउंड में, जो मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, जस्ट उसके बाद वाले कार्बन पे जो इंपॉर्टेंट मेरा फंक्शनल ग्रुप है, अगर वो लेफ्ट में रहेगा तो मेरा क्या हो जाएगा? एल। अगर राइट में रहेगा तो डी। देखिए, जैसे मैं अगर सपोज इसका हम नेमिंग कर रहे हैं, IUPAC नेमिंग कर रहे हैं, तो हम कहाँ से काउंट करेंगे? यहाँ से काउंट करेंगे, तो एक, तो ये दो हो जाएगा। तो दूसरे कार्बन पर मेरा OH कहाँ पे है? राइट में, तो मेरा कौन सा आइसोमर? डी आइसोमर। OH कहाँ पे है? लेफ्ट में, तो कौन सा आइसोमर? एल आइसोमर। तो यहाँ हम बोल सकते हैं ना कि डी और एल कभी अकेले एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? तो डी और एल क्या करेगा? जो मेरा डी और एल होगा ये एक साथ करेगा। मतलब कि अगर सपोज कोई ये कंपाउंड है, इसका कोई आइसोमर बना, ये बन गया, मान लीजिए सपोज इसका आइसोमर ये बन गया, अगर ये डी होगा तो ये अपने आप क्या होगा? अपने आप ही एल होगा। अकेले डी और या अकेले एल एग्जिस्ट नहीं करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, ठीक है। अब देखिए, हम नेक्स्ट देखते हैं कि, चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत। अब वही डी और एल पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमको याद होना चाहिए। हम देखिए सिंपली क्या यहाँ बोल रहा है ना, नेचुरली ऑकरिंग मोनोसेक्राइड्स इन मैमेलियन टिश्यू। मतलब बोल सकते हैं कि मैमल्स के टिश्यू में जनरली कौन सा कन्फ्यूजन होता है? तो कौन सा होता है? डी वाला। कौन सा होता है? डी वाला। कोई दिक्कत? अब देखिए, द टर्म डेक्सट्रोज इज यूज इन ग्लूकोज इन सॉल्यूशन। फिर क्या है? इंजाइम मैकेनिज्म से, हाँ ये भी देखिए कि सपोज कि मेरा कोई सेल है, सपोज मेरा क्या समझिए सेल है, इस सेल में जितना भी इंजाइम का एक्शन हो रहा है ना, इस सेल में जितना भी इंजाइम एक्शन हो रहा है वो कौन सा कौन कर रहा है? डी वाला कर रहा है। तो यहाँ से हम एक चीज़ सीख रहे हैं कि जो मेरा डी वाला है ना वो क्या है? मोर एक्टिव है। एल वाला मेरा क्या है? थोड़ा पैसिवली काम कर रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, तो अब मैं नेक्स्ट क्या आता है? इनएंशियोमर। ये मेरा क्या? इनएंशियोमर। ये सब थोड़ा थोड़ा आपको याद होना चाहिए कि इनएंशियोमर क्या होता है। देखिए, ये भी मेरा क्या है? स्टीरियोमर का एक टाइप है। देखिए, वैसा स्टीरियो आइसोमर डेट आर मियर इमेज टू ईच अदर बट नॉट सुपर इम्पोज। सेम टू सेम ये भी हुआ। मतलब क्या कि वैसा स्टीरियोमर जो कि मियर इमेज तो होगा बट आपस में सुपर इम्पोज बिल्कुल नहीं होगा, वो मेरा क्या होगा? इनएंशियोमर, जो भी समझाए हैं। अब मैंने से कहता है डायस्ट्रोमर क्या होता है? ये सिंपल है, वैसा मियर इमेज, सॉरी वैसा आइसोमर जो मिरर इमेज हो ही नहीं। मैं सिंपली बोल सकते हैं ना कि क्या कहते हैं कि सपोज कि ये मेरा क्या है? सपोज कि ये कोई कार्बन है, इस कार्बन पे एक और कार्बन लगा दी, ठीक है? ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये सॉरी ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया, ये जी हो गया, ठीक है? कोई दिक्कत है? और इसी को मैं ऐसे कर देते हैं, सी हो गया, ये ई हो गया, ये ए हो गया, ये एफ हो गया, ये सी हो गया, ये जी हो गया, ये बी हो गया, ये आपको क्या कहते हैं? ई हो गया, ठीक है? तो दोनों का फॉर्मूला क्या है? सेम है, बट आपस में मिरर इमेज है क्या? बिल्कुल मिरर इमेज है। मतलब अगर दोनों फॉर्मूला क्या है? C2 ABCABDEF ये लिखेंगे। मतलब कि जो फार्मूला इसका है वही फार्मूला इसका है, दोनों का सेम क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है दोनों का मॉलिक्यूलर वेट भी क्या है? सेम है, बट दोनों मिरर इमेज नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे उसको? डायस्ट्रोमर। कोई दिक्कत? क्या बोलेंगे? डायस्ट्रोमर। मतलब कि क्या बोलेंगे? वैसा आइसोमर जो कि आपस में मिरर इमेज ही ना हो, ठीक है? तो इसके देखिए, तो अब हम लोग को पूछा है कि वैसा क्या होगा, तो हम एक ट्रिक याद करेंगे कि वैसा कंपाउंड जिसके पास दो कायरल सेंटर हो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको सिंपली क्या बोलेंगे? डायस्ट्रोमर। ये क्या बोल रहा है? अगर दो या दो से अधिक क्या हो?
कायरल सेंटर हो तो अपने आप डायस्टेरोन बन जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए तो आते हैं अपन नेक्स्ट पे। नेक्स्ट मेरा ये है कि ईपीमर्स और एनोमर्स में क्या अंतर होता है। देखिए समझेंगे पहले हम। जो हमारा एनोमर्स है, जो हमारा एनोमर्स है, दूसरा क्या है हमारा ईपीमर। सिंपल देखिए, जो मैं एनोमर्स है वो किस में वर्क करेगा? साइक्लिक में। किस में वर्क करेगा? साइक्लिक में। और जो हमारा ईपीमर है वो हमेशा कहाँ पर वर्क करेगा? चेन में। पहले समझते हैं सिंपली क्या होता है। अगर साइक्लिक सपोज हम ग्लूकोज का ही साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ग्लूकोज का ही साइक्लिक फॉर्म बनाते हैं, तो एनोमर में क्या होता है कि C1 पोजीशन मतलब कार्बन 1 के पोजीशन पे अगर क्या कहते हैं कि कोई भी चेंज आ जाए तो मेरा क्या होगा? एनोमर होगा। ये सपोज कि आप यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, हम सेम दूसरा हम सेम बनाएं। बस हम क्या किए कि ऊपर में OH इसमें था, यहाँ पे हम करते हैं कि नीचे में OH कर देते हैं, ऊपर में H कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कार्बन का पहला पोजीशन है, ये हमारा कार्बन का पहला पोजीशन है। ठीक है, तो कार्बन 1 की पोजीशन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप का चेंज हो जाता है, तो ये हमारा क्या होगा? एनोमर्स होगा। और सेम ईपीमर क्या होगा कि बट ये कहाँ काम करेगा? चेन में। अगर ग्लूकोज का ही हम फिशर फॉर्मूला बनाते हैं तो सपोज ये मेरा क्या कहते हैं, किसी भी कार्बन पे जब ग्लूकोज का बनाइएगा फिशर फॉर्मूला, ठीक है, तो यहाँ पे एच होगा, यहाँ पे OH होगा। ठीक है, हमें क्या करना है कि इधर H है तो इधर हम OH कर देते हैं, इधर H कर देते हैं। तो ये क्या होगा? ये मेरा अगर ये यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे कार्बन 2 है, तो हम क्या बोलेंगे कि C2 कार्बन पे ईपीमर हो गया। कोई दिक्कत? देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि जो मेरा ईपीमर क्या है? 2 मोनोसेकेराइड डिफर फ्रॉम each अदर इन देयर कॉन्फ़िगरेशन अराउंड अ सिंगल स्पेसिफिक कार्बन। ठीक है, अदर देन एनोमेरिक, मतलब कि साइक्लिक नहीं होना चाहिए। ये सपोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ये क्या है? आपका C4 ईपीमर है। मतलब अगर आप ग्लूकोज और गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बनाइएगा तो कार्बन चौथे पे ना आपको डिफर दिखेगा। ठीक है, वैसे ही ग्लूकोज और मैनोज कहाँ पे? C2 पे। एनोमर्स में क्या लिखा हुआ है? पहले बस साइक्लिक में काम करेगा, और कहाँ पे? C1 जो कार्बन है मेरा, C1 कार्बन है, इस C1 कार्बन के ऊपर नीचे फंक्शनल ग्रुप में ही काम करें। मतलब जैसे बोल सकते हैं कि C1 कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा? एनोमर्स हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर? चलिए अब देखिए समझिएगा, अगर हम ईपीमर्स का कन्वर्जन करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? ईपीमेराइजेशन। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट क्या है? ऑप्टिकल एक्टिविटी। देख ध्यान दीजिएगा, आपको बताए थे हम कि एक कैपिटल डी और स्मॉल डी होता है। ठीक है, एक स्मॉल डी और स्मॉल एल होता है। ठीक है, एक कैपिटल डी कैपिटल एल, एक स्मॉल डी स्मॉल एल होता है। जो मेरा कैपिटल डी और ये कैपिटल एल होता है उसमें बताया था आपको कि अगर OH का पोजीशन लेफ्ट में रहेगा तो मेरा क्या हो जाएगा? कैपिटल एल हो जाएगा। ठीक है, और वही इसी OH का पोजीशन अगर राइट में रहेगा तो मेरा क्या हो जाएगा? कैपिटल डी हो जाएगा। बट ये जो स्मॉल डी और ये स्मॉल एल है, ये दोनों आपस में क्या है? बहुत डिफर है। इसको हम क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रोरोटेटरी, इसको बोलते हैं लिबोरोटेटरी। सिंपली क्या होता है इसमें कि अगर हम किसी भी प्लेन, क्या लिखा हुआ है? व्हेन अ बीम ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास थ्रू a solution of optical isomer it will rotate either right or left। ध्यान दीजिएगा, मतलब सपोज क्या कहते हैं कि ये मेरा कोई सॉल्यूशन है। ठीक है, यहाँ से हम ना प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करेंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि जो कंपाउंड है वो कंपाउंड मेरा क्या करे? या तो लेफ्ट में घूम जाए या फिर राइट में घूम जाए। अगर वो राइट में करेगा, अगर राइट में करता है रोटेट, तो क्या बोलेंगे उसको हम? डेक्स्ट्रो रोटेटरी या फिर प्लस डी। अगर वही कंपाउंड अगर लेफ्ट में कर जाता है तो क्या बोलेंगे उसको? लिबो रोटेटरी। तो जनरली हमें बस ये याद रखना होगा कि राइट में करेगा तो क्या होगा? डी, लेफ्ट में करेगा तो क्या होगा? एल। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर? ध्यान दीजिएगा, अब कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? अगर किसी भी कंपाउंड में इसको कहते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? अगर किसी भी कंपाउंड में एसिमेट्रिक कार्बन रहेगा ना, एसिमेट्रिक कार्बन है तो मेरे वो क्या करेगा? वो आपको ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बोल सकते हैं कि सपोज मतलब ऐसे कोई कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर कोई ये H है, यहाँ पर OH है, सपोज कीजिए यहाँ पर CHO है, ठीक, यहाँ पर C2H5OH है, ठीक है, यहाँ पर क्या कहते हैं कि यहाँ भी OH है, यहाँ भी H है। ठीक है, देखिए ये कार्बन मेरा क्या है? सिमेट्रिक कार्बन है। क्या सिमेट्रिक है? एसिमेट्रिक है। रीजन क्या है कि ये ग्रुप और इस पे में ये होल ग्रुप देखेंगे, होल ग्रुप अलग है। सेम जिस तरह ये कायरल है, ये मेरा क्या है? ये मेरा कायरल है। मतलब ये दोनों क्या है? एसिमेट्रिक कार्बन है। मतलब कि ये जो कंपाउंड है ये ऑप्टिकली क्या रहेगा? एक्टिव रहेगा। कोई दिक्कत? अब इसको अगर हम पास कराएंगे, आप क्या कहते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन से, ठीक है, तो ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशंस पास कराएंगे तो हो सकता है ये अगर ये राइट में घूम जाएगा तो क्या बोल देंगे हम? स्मॉल डी। अगर ये लेफ्ट में घूम जाए क्या बोल देंगे? स्मॉल एल। कोई दिक्कत नहीं? तक बस सिंपल यही याद करना है, यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए अब मैं नेक्स्ट क्या है,
ओसाजोन फॉर्मेशन क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा। जो भी कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, या फिर जो भी शुगर है, आपको पता है शुगर क्या होता है, ये सोलुबल आपको वाटर में होना चाहिए, प्लस इसका टेस्ट कैसा होना चाहिए, स्वीट इसका टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी शुगर है वो रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है, उसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेस्ट कराते हैं। उस टेस्ट का नाम क्या है, ओसाजोन टेस्ट या फिर ओसाजोन फॉर्मेशन। देखिए इसमें सिंपली क्या होता है, हम क्या करेंगे, कोई भी शुगर लेंगे, क्या करेंगे, कोई भी शुगर लेंगे, सपोज कि हम ये शुगर ले, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे कि फिनाइल हाइड्रोजन मिक्स करेंगे और इसको गर्म करेंगे, ठीक है। मतलब ये जो मेरा शुगर है ना, इसको हम हीट कर रहे हैं किसके प्रेजेंस में, फिनाइल हाइड्रोजन के प्रेजेंस में कर रहे हैं। अगर ये ओसाजोन बना दिया, अभी ओसाजोन क्या होता है, देखिए सिंपली क्या होगा, जब सोल्यूशन मिलाइएगा ना, तो सोल्यूशन ऊपर में पीला कलर का, येलो कलर का क्रिस्टलाइन फॉर्म आ जाएगा। सो अगर सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन ऊपर पर क्या येलो कलर का आ जाएगा, वो मेरा क्या होता है, ओसाजोन होता है। सिंपली बोल रहा है कोई भी शुगर में अगर हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, किसके प्रेजेंस में, फिनाइल हाइड्रोजाइन के प्रेजेंस में करते हैं, ठीक है। वो अगर ओसाजोन बना लिया, अगर वो ओसाजोन बना लिया, इसका मतलब क्या है, वो कौन शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर है। देखिए क्या 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 लिखा हुआ है, अगर रिड्यूसिंग शुगर होगा, अगर फिनाइल हाइड्रोजन के प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो वो क्या करेगा, ओसाजोन बनाएगा। अगर ये रहता नॉन रिड्यूसिंग शुगर, अगर ये रहता नॉन रिड्यूसिंग, तो क्या ये ओसाजोन फॉर्मेशन नहीं होता, कोई दिक्कत। आपको इंपॉर्टेंट आप ये याद करने वाला है, ये ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये क्या करता है, आपको ओसाजोन का फॉर्मेशन करता है, मतलब कोई दिक्कत यहाँ तक। बट जो सुक्रोज है वो मैं क्या करता है, फॉर्मेशन नहीं करता है। अभी आपको ये भी याद करवाया गया होगा कि आगे पढ़ेंगे कि शुगर क्या दो तरह का, एक रिड्यूसिंग होता है, क्या आपको होता है, नॉन रिड्यूसिंग। और क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनता है, जैसे रिड्यूसिंग में क्या क्या आ जाएगा आपको, माल्टोज आ जाएगा, लैक्टोज आएगा, जितना भी हेक्सोज है ना, वो सबका सब किस में आ जाएगा, आपको रिड्यूसिंग में आ जाएगा। नॉन रिड्यूसिंग में क्या आ जाएगा, सुक्रोज आ जाएगा, आपको टेरलोज आ जाएगा, रैफिनोज आ जाएगा, आगे पढ़ते हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्या है, डाइसेक्राइड, वो देखिए क्या होता है। सिंपली इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2O होल N-1, जैसे उसमें क्या कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला याद है ना, CnH2O होल N था ना, डाइसेक्राइड का फॉर्मूला क्या है, CnH2O होल N-1, ठीक है। बट वो कार्बोहाइड्रेट जो फॉर्मूला था वो गलत था, ठीक है। और देखिए डाई, नाम ही क्या है इसका, डाई। डाई मतलब क्या होता है, दो। मतलब कि अगर डाइसेक्राइड को हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे, डाइसेक्राइड का अगर सपोज हाइड्रोलाइसिस करते हैं, वो क्या होगा, दो मोनोसेक्राइड टूट जाएगा। मतलब बोल सकते हैं कि सपोज ये मेरा कोई कार्बोहाइड्रेट, ठीक, कार्बोहाइड्रेट है, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसका हम कर रहे हैं हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या, ये आपको दो फॉर्म में टूट जाएगा। मतलब ये मेरा क्या हो गया, डाई, मतलब ये मेरा, ये क्या चीज़ है, ये मेरा डाइसेक्राइड है, ये मेरा क्या है, डाइसेक्राइड है, ध्यान दीजिएगा। तो डाइसेक्राइड शुगर दो टाइप का होगा, एक होता है रिड्यूसिंग, एक होता है नॉन रिड्यूसिंग। सिंपली आप बोल सकते हैं कि वैसा शुगर जो कि फर्दर रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, वो मेरा क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग हो जाएगा। तो रिड्यूस होने के लिए पता है आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसके पास फ्री फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। अगर किसी सब आप खुद सोचिए ना कि सपोज ये कोई शुगर है, अगर इसका फंक्शनल ग्रुप फ्री रहेगा तभी तो ये रिड्यूस होगा ना, कोई दिक्कत। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको कि अगर वैसा शुगर जिस पे फ्री फंक्शनल ग्रुप रहेगा वो मेरा क्या होगा, रिड्यूसिंग। और जिस पे फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा, ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा, ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा, वो मेरा क्या हो जाएगा, नॉन रिड्यूसिंग। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बनता है यही से, एग्जाम्पल से, माल्टोज, लैक्टोज, ऑल हेक्सोज, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट। ये ऐसे लैक्टोलोज भी होता है, आइसोमाल्टोज भी होता है, पर इंपॉर्टेंट मेरा क्या है, माल्टोज, लैक्टोज, ये मेरा किसी क्या होता है, रिड्यूसिंग होता है। सुक्रोज मेरा क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग होता है। साथ में टेलोज, रेफिनोज भी मेरा क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग होता है, कोई दिक्कत नहीं आता। देखिए इसका एक ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक क्या है, हम देखते हैं एमएलए, जो हमारे एमएलए होता है ना, हर होता है ना, जैसे एमएलए में हर डिस्ट्रिक्ट में एक एमएलए होता है। तो जो एमएलए होता है ना, वो हर 5 साल बाद क्या होता है, चेंज हो जाता है, वो हर 5 साल बाद रिड्यूस हो जाएगा। तो हम सोच सकते हैं कि जो एमएलए है ना, वो मेरा क्या है, रिड्यूस हो जाएगा हर 5 साल बाद। तो एम से क्या हो गया, माल्टोज, एल से क्या होगा, लैक्टोज, इंपॉर्टेंट आपका यही है। अब बाकी सुक्रोज मेरा क्या है, नॉन रिड्यूसिंग, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, माल्टोज मेरा क्या है, डाइसेक्राइड है। तो अगर माल्टोज को तोड़ते हैं किस में टूटेगा, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज में टूटेगा, कोई दिक्कत। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं माल्टोज में कौन सा लिंकेज होता है, तो हम क्या बोलेंगे, अल्फा 1,4 लिंकेज। मतलब सिंपल बोल सकते हैं कि ये ग्लूकोज और ग्लूकोज आपस में किससे जुड़ रहा है, किस लिंकेज से, तो अल्फा 1,4 लिंकेज जुड़ रहा है। मतलब इसका, ये ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1
और ये ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4, यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, मतलब सिंपली बोल सकते हैं हम। देखिए सपोज ये ग्लूकोज हो गया, ठीक है, ये ग्लूकोज हो गया, इसमें कार्बन 1, इसमें कार्बन 4, ये दोनों आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा, मेरा माल्टोज बनेगा। इसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए। सेम उस तरह मैं लैक्टोज की अगर लैक्टोज को हम फर्दर हाइड्रोलाइसिस करते क्या बनेगा, वो ये डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज में टूट जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट यह है कि ये किस जुड़ा था, बीटा 1,4 लिंकेज से। जो मैं माल्टोज है वो किससे, अल्फा 1,4 से। जो मैं लैक्टोज है किससे, वो बीटा 1,4 से। बोल सकते हैं ये मेरा किससे, ये मेरा किससे, अल्फा 1,4 से, और ये मेरा किससे, बीटा 1,4 से। कोई दिक्कत, इंपॉर्टेंट है। लैक्टोज का दूसरा नाम क्या होता है, मिल्क शुगर, याद कर लीजिए, ठीक है। अब किस पे आता है, नॉन रिड्यूसिंग। यहाँ पर क्या था, सुक्रोज। सुक्रोज का दूसरा नाम क्या है, केन शुगर, ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सुक्रोज को तोड़ते किस टूटेगा, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रुक्टोज। कोई दिक्कत। और किससे जुड़ा रहेगा, बीटा अल्फा 1 बीटा 2 लिंकेज। कोई दिक्कत, मतलब वही ग्लूकोज में अल्फा 1 और फ्रुक्टोज में बीटा 2, इस पर जुड़ेगा, ठीक है। चलिए हमसे यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि माल्टोज का लिंकेज क्या है, तो अल्फा 1,4, ठीक है। लैक्टोज का लिंकेज क्या है, तो बीटा 1,4। सुक्रोज का लिंकेज क्या है, तो अल्फा 1 बीटा 2 लिंकेज। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए। नेक्स्ट मेरा क्या है, पॉलीसेकेराइड। मतलब सिंपली सोच सकते हैं हम कि इसमें क्या क्या पढ़ लिए हम इसमें अपना मोनोसेकेराइड पढ़ लिए, डाइसेकेराइड पढ़ लिए, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, पॉलीसेकेराइड। ये मेरा लास्ट है, ध्यान दीजिएगा। पॉलीसेकेराइड क्या होता है, देखिए सिंपली आप बोल दिए, पहले बताया था कि अगर 10 मोर देन 10 मोनोसेकेराइड, मतलब बोल सकते हैं कि सपोज ये मेरा कोई कार्बोहाइड्रेट है, इसका हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये 10 से ज़्यादा मोनोमर्स में टूटेगा, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, पॉलीसेकेराइड। अब कार्बोहाइड्रेट और सेकेराइड बोलेंगे तो इसको क्या बोलते हैं कि अगर कोई मतलब ये पॉलीसेकेराइड है, उसको हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड्स में टूटता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीसेकेराइड, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, ग्लाइकेन्स। कोई दिक्कत, चलिए। अब मोनोसेकेराइड को देखते हुए समझिएगा। सपोज क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, कोई कार्बोहाइड्रेट है, कोई पॉलीसेकेराइड है, इसको हम तोड़ते हैं। अगर मेरा ये जितने भी मोनोसेकेराइड्स है, अगर वो सेम रहते हैं, क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, तो हम क्या बोलेंगे उसको, होमोपॉलीसेकेराइड। क्या बोले, इसको क्या बोलेंगे फिर, होमोपॉलीसेकेराइड। अगर ये पॉलीसेकेराइड का हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं और जितना भी पॉलीसेकेराइड मोनोसेकेराइड टूटता है, अगर वो सब अलग अलग रहेगा तो हम क्या बोलेंगे इसको, हम हेट्रोपॉलीसेकेराइड। कोई दिक्कत, मतलब बोल सकते हैं देखिए कि मोनोसेकेराइड का यूनिट, मतलब ये मेरा क्या है, मोनोसेकेराइड का यूनिट है ना, अगर ये मोनोसेकेराइड का यूनिट सेम रहेगा तो मेरा ये मेरा क्या रहेगा, ये पॉलीसेकेराइड का नाम क्या रहेगा, होमोपॉलीसेकेराइड। अगर ये मेरा मोनोसेकेराइड का यूनिट अगर अलग अलग रहेगा, सपोज ये ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, हेट्रोपॉलीसेकेराइड। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए। तो वही बोल रहे हैं कि मोनोसेकेराइड यूनिट को देखते हुए क्या बोलेंगे, दो टाइप में बांटे, एक होता है होमोपॉलीसेकेराइड या फिर होमोग्लाइकेंस, या फिर हेट्रोपॉलीसेकेराइड या फिर हेट्रोग्लाइकेंस। देखिएगा दोनों में अंतर तक देखते चलते हैं। पहला मेरा क्या है, होमोग्लाइकेंस, दूसरा क्या है, हेट्रोग्लाइकेंस। इसको हम दूसरा क्या बोल सकते हैं, होमोपॉलीसेकेराइड बोल सकते हैं, इसको हम हेट्रोपॉलीसेकेराइड भी बोल सकते हैं। देखिएगा पढ़ लिए हुए होम, नाम ही क्या होता है, देखिए नाम ही क्या, होम मतलब क्या होता है, सेम। हेट्रो मतलब क्या होता है, डिफरेंट। कोई दिक्कत, डिफरेंट, मतलब बोल सकते हैं ना कि सिर्फ ओनली वन टाइप ऑफ यूनिट, मतलब यहाँ देखिएगा ये जितना भी यूनिट टूट रहा है ये सब क्या रहेगा, एक ही टाइप का रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, होमो। वही लिखा हुआ है, ओनली वन टाइप। अगर ये सब यूनिट अलग है, ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, अगर ये सब यूनिट अलग अलग रहेगा तो क्या बोलेंगे हम, हेट्रोपॉलीसेकेराइड। कोई दिक्कत, क्या लिखा हुआ है, कंटेंट डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स। अब देखिएगा, अब इस एग्जाम्पल, यहाँ इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम्पल सबका याद करके रखना पड़ेगा। पहला मेरा क्या है, ग्लूकोज, दूसरा क्या है, स्टार्च, फिर क्या आता है, काइटिन, फिर क्या आता है, सेलुलोज। ये सब किसका एग्जाम्पल है, होमोपॉलीसेकेराइड का। हेट्रो का एग्जाम्पल याद रखिए, क्या क्या, पेक्टिन्स, एग्रोज, एगर, या फिर ग्लूकोसा माइनोग्लाइकेंस। कोई दिक्कत, चलिए सब बात थोड़ा पढ़ते हैं। पहला मेरा क्या है, ग्लाइकोजन। आपको पता होगा कि प्लांट में क्या होता है, सेलुलोज होता है, ठीक है, स्टोरेज फॉर्म। एनिमल में क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। मतलब बोल सकते हैं कि स्टोरेज फॉर्म इन एनिमल क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, एनिमल स्टार्च, ठीक है। प्लांट में स्टार्च भी होता है, सेलुलोज भी होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये जो मेरा ग्लाइकोजेन है, ठीक है ना, उसमें जो ब्रांच्ड पॉलीमर होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज का अल्फा डी होता है। बोल सकते हैं कि ग्लाइकोजेन को अगर तोड़ते हैं, यहाँ समझिएगा आप कि सपोज ये मेरा ग्लाइकोजेन, ये मेरा क्या है, ग्लाइकोजेन है, इसको तोड़ते हैं तो ये बहुत सारा टूटेगा यूनिट में, बहुत सारा टूटेगा मोनोसेकेराइड के यूनिट में। तो ये मेरा क्या रहेगा, अल्फा डी ग्लूकोज। मतलब ये सब का सब मेरा क्या रहेगा, अल्फा डी ग्लूकोज रहेगा, तभी इसको मोनो बोल रहे, ये होमो बोल रहे हैं।
ये भी मेरा अल्फा डी ग्लूकोज होगा, ये भी मेरा अल्फा डी ग्लूकोज होगा, ये भी मेरा अल्फा डी ग्लूकोज होगा, सबका सब मेरा क्या होगा, अल्फा डी ग्लूकोज होगा। तो जब जब सारा यूनिट मेरा सेम है तो हम क्या बोलेंगे, होमोपोलिसैकेराइड। ठीक है, वही लिखा हुआ है कि अगर ग्लाइकोजन को तोड़ते हैं किस में टूटेगा, अल्फा डी ग्लूकोज में ही टूटेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे टूटता है, ऐसे टूटता है, ये सब प्लस साथ में ब्रांचिंग भी रहेगा इसमें। बोल सकते हैं बहुत सारा अल्फा डी ग्लूकोज मिलकर क्या बनाता है, ग्लाइकोजन बनाता है। अब देखिएगा, ये मेरा क्या हो गया, लीनियर हो गया, ये मेरा क्या हो गया, ब्रांच हो गया। तो वही लिख रहा है कि ये सब आपस में किसी न किसी लिंकेज जुड़े रहेंगे। तो जो लीनियर में जुड़ता है, लीनियर में जुड़ा रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा 1,4 लिंकेज। क्या बोलते हैं, अल्फा 1,4 लिंकेज। देखिए लिखा हुआ ना, अगर लीनियर पार्ट में कौन सा लिंकेज रहेगा, अल्फा 1,4। वही ब्रांच्ड पार्ट, जैसे सपोज कि ये ऐसे 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 है, फिर ऐसे 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 ऐसे, ये आपस में ब्रांच में जुड़ रहा है, ब्रांच में ये कौन सा लिंकेज रहेगा, अल्फा 1,6 लिंकेज। ये इंपॉर्टेंट ये याद करने के लिए कि ग्लाइकोजेन में जो लीनियर पार्ट होता है वो अल्फा 1,4 लिंकेज से रहता है, और जो ब्रांच पार्ट रहता है वो क्या, अल्फा 1,6 लिंकेज से रहता है। नेक्स्ट में क्या आता है, स्टार्च। देखिए स्टार्च क्या होता है, प्लांट में कार्बोहाइड्रेट जो होता है, प्लांट में कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में रहता है, स्टार्च फॉर्म रहता है। इसका दूसरा नाम क्या है, ये क्या बोलते हैं ग्लूकैन बोलते हैं, फिर ग्लूकोशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब स्टार्च दूसरा नाम क्या है, ग्लूकैन बोलते हैं, फिर ग्लूकोशन बोलते हैं, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा, स्टार्च जो है ना, स्टार्च दो से बनता है। एक मेरा क्या होता है, एमाइलोज, एक क्या होता है, एमाइलोपेक्टिन। बट ये यूनिट क्या है, यूनिट सबका सेम रहता है। ध्यान दीजिएगा, जो एमाइलोज रहता है ना प्लांट में, वो 13 से 20% रहता है। प्लस ये क्या रहेगा, नन ब्रांचिंग रहेगा और हेलिकल रहेगा। जो मेरा एमाइलोपेक्टिन है वो 80 से 87% रहेगा, ब्रांच रहेगा। मैं समझ सकते हैं कि ऐसे देखिए, ये मेरा ब्रांच आ रहा है ना, ब्रांच में ये, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एमाइलेज हो जाता है, ये मेरा क्या है, एमाइलोपेक्टिन हो जाता है। ठीक है, इसमें याद करने वाला क्या चीज़ है ना, कि एमाइलोज में 1,4 लिंकेज रहता है, और एमाइलोपेक्टिन में जो एमाइलोपेक्टिन का जो लीनियर पार्ट रहता है ना, उसमें क्या होंगे, अल्फा 1,4 लिंकेज, और जो ब्रांच है उसमें क्या होंगे, अल्फा 1,6 लिंकेज। बस याद कर लेना है। फिर मैं नेक्स्ट क्या आता है, काइटिन। काइटिन में मेरा क्या है, एक होमोपॉलीसेकेराइड ही है। इसमें इंपॉर्टेंट याद करने वाला है कि जो फंगी होता है, जो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि फंगी का जो एक्सोस्केलेटन होता है, फंगी का जो एक्सोस्केलेटन होता है वो किसका बना होता है, काइटिन का। या फिर क्रस्टेशियन लाइक प्रॉन्स, जो झींगा वगैरह होते हैं, उसका भी एक्सोस्केलेटन जो होता है ना, ऊपर का स्केलेटन, वो किसका बना रहता है, काइटिन का बना रहता है, कोई दिक्कत। और काइटिन में भी किसका बना रहता है, काइटिन में भी बना रहता है तो आपको एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइड, कोई दिक्कत यहाँ तक। लिंकेज क्या रहता है, बीटा 1,4 लिंकेज रहता है। इसमें आपको इंपॉर्टेंट एक ही चीज करने का, फंगी होता है, और ये क्रस्टेशियन लाइक प्रॉन्स, झींगा जो होता है प्रॉन्स, इसका एक्सोस्केलेटन किसका बनाता है, काइटिन का, कोई दिक्कत। नेक्स्ट में क्या आता है, सेलुलोज। देख सेलुलोज क्या होता है, ये प्लांट सेल का ना सबसे इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। ठीक है, मतलब बोल सकते प्लांट सेल में, प्लांट में जितना चीज़ बना हुआ सब लगभग किसका है, सेलुलोज का ही बना हुआ है, कोई दिक्कत। ये किसका होता है, अगर सेलुलोज को हम फर्दर करते हैं, ये हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो क्या बनेगा, यहाँ बीटा ग्लूकोज बनेगा, क्या बीटा ग्लूकोज बनेगा, कोई दिक्कत। देखिए अभी क्या पाया था, जो मेरा क्या कहते हैं, ये ग्लाइकोजेन है, ग्लाइकोजेन को हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, मेरा क्या बन रहा था, अल्फा डी। मेरा जो ग्लाइकोजेन है, यहाँ क्या अल्फा डी ग्लूकोज बन रहा था। और जो मेरा क्या कहते हैं, सेलुलोज है, यहाँ क्या बन रहा है, बीटा डी ग्लूकोज बन रहा है। बट बन क्या रहा है, आपको यूनिट मेरा सेम ही है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब लास्ट मेरा होम प्रोसेस क्या है, इनुलिन। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है यहाँ से कि इनुलिन जो है वो किसका पॉलीमर है, फ्रुक्टोज का। मतलब इनुलिन को अगर हम फर्दर हाइड्रोलाइज करें तो क्या क्या, फ्रुक्टोज प्लस फ्रुक्टोज प्लस फ्रुक्टोज, 10 से ज़्यादा यूनिट में टूट जाएगा, फ्रुक्टोज। कौन समझ गए, मतलब जितना फ्रुक्टोज, मतलब समझिए 10 से ज़्यादा फ्रुक्टोज मिले क्या बनेगा, इनुलिन बनेगा, कोई दिक्कत। ये रेडली सोल्युबल वाटर में होता है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन पूछता है कि GFR जो होता है, क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, उसमें क्लियरेंस टेस्ट में किसका यूज होता है, इनुलिन का होता है, कोई दिक्कत यहाँ तक। किसमें पाया जाता है, डालियाज में, ओनियन में और गार्लिक में पाया जाता है, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए अब लास्ट हम देखते हैं अपना हेट्रोग्लाइकेंस, मतलब हेट्रोपॉलीसेकेराइड। पहला एग्जाम्पल क्या है, आपको क्या ये याद करना है, ग्लूकोसा एमिनो ग्लाइकेंस, कोई दिक्कत। ये आपको क्या होता है, अनब्रांच्ड होता है, ठीक है। और किसका बना जाता है, एमिनो शुगर का और यूरोनिक एसिड का। आपको बताए थे ना कि नाम ही क्या, हेट्रो, मतलब अगर सपोज क्या करते हैं कि सपोज ये मेरा कोई पॉलीसेकेराइड है, इसको तोड़ते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, अगर ये 2 से ज़्यादा मत टूटता है, बट ये सब क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, तो मेरा क्या रहेगा, उसको हम बोलेंगे हेट्रोपॉलीसेकेराइड या फिर हेट्रोग्लाइकेंस। तो जो मेरा ग्लूकोसा अमीनोग्लाइकेंस है, अगर इसको तोड़ते हैं तो किसमें टूटता है, आपको ये टूटेगा, इसे सपोज ये मेरा क्या है, ग्लूकोसा
एमाइन है, ठीक है। इसको तोड़ेंगे तो आपको टूटेगा, किस में टूटेगा, पहले अल्फा एमिनो शुगर में टूटेगा प्लस यूरेनिक एसिड में, यहाँ वही लिखा हुआ है ना, देखिए अगर ग्लूकोज से को तोड़ते हैं किस में टूटेगा, एमिनो शुगर में टूटेगा प्लस यूरेनिक एसिड में, दोनों अलग अलग हो गया तो मेरा क्या हेट्रो हो गया, कोई दिक्कत। इसका दूसरा नाम क्या है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट में याद करना होगा कि इसकी क्या कहते हैं, पेक्टिन्स, एग्रोस और एगर, ये किसका एग्जाम्पल है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पर आपका चैप्टर क्या होता है, समाप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट में इसके आगे नहीं पूछेगा। आपको अगर इसका हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएं, वहाँ पर पहले से अपलोड किया हुआ है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे।